चलिए देखते हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री में तीसरा चैप्टर का कुछ पॉइंट बाकी था। इसमें सदृशता की खोज देखते हैं। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वर्णों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951 से 52 में पुरातत्ववेदा बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया और यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था। हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गांव के ऊपरी दुआब वाले क्षेत्र में इस पूरा स्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबी लाल को यह आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें वे दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर यानी लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व उन पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है, किंतु मिट्टी की बनी दीवारों और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिले हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पल स्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी और जिन पर मिट्टी की पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। और तीसरे स्तर पर यानी 6ठी शताब्दी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा बड़े कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल के निवासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। क्या नगर का यह चित्र महाकाव्य के कुछ कथानक के बाद में यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पश्चात जोड़ा गया है जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, जब अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाकाव्य की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीके से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह का संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात की ओर व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ की पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और वांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। यह भी कहा जा सकता है कि युद्ध के समय स्त्री की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया और दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। और कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की ओर पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा इन बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रकार को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती हैं जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकता को नहीं दर्शाती है। यहाँ स्रोत पर देखें, हस्तिनापुर महाभारत के अधिपर्वन में इस नगर का चित्रण इस प्रकार किया गया है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था और इसके सिंहद्वार तोरण वाले कंगूरे संघन बादलों की तरह घूम रहे थे और यह इंद्र की नगरी के समान शोभायान थी। और द्रौपदी का विवाह ये सब हम जानते ही है। फिर एक गतिशील ग्रंथ देखते हैं। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया और शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पठान्तर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए
और अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। और साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्या की गई और इसके प्रसंगों को मूर्ति कला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों व नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। ये है इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत में एक प्रसंग का रूपांतर समसामयिक बंगला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। और इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतया मुख्य है। और संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोद कर भाग निकले। और उस समय कुंती एक भोज का आयोजित करती है जिसमें पांडव आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है और खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं। और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडु की मृत्यु हो गई है। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती ओ निषादी है और महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रसंग वहां से किया है जहां महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगी थी और कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय था। और पृथ्वी को प्रकृति की प्रतीक है और उससे बातें करते हुए वह अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है और प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। और एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है तो कुंती शक पका गई और उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे और उसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी और इतनी कि वे सब बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निषाद लोगों को याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी आग की लपेट करीब आ गई रही थी और निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती वहां खड़ी थी, वहीं रह गई। फिर लोग देखते हैं काल रेखा प्रमुख साहित्यिक परंपरा देखते हैं। लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि के अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण और लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व प्रमुख धर्मसूत्र संस्कृत में, लगभग 500 से 100 ईसा पूर्व आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक साहित्य पाली में और लगभग 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी रामायण और महाभारत संस्कृत में, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी मनुस्मृति संस्कृत में तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन और लगभग 100 ईस्वी चरक और सूत्रों संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में और लगभग 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन संस्कृत में और लगभग 300 ईस्वी भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत में और लगभग 300 से 600 ईस्वी अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में और लगभग 400 से 500 ईस्वी संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित और खगोल और गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वराह मिहिर के ग्रंथ संस्कृत में, जैन ग्रंथों का संग्रहण प्रकृति में। उसके बाद फिर काल रेखा 2 देखें। महाभारत का अध्ययन में प्रमुख
कीर्तिमान देखें तो 20वीं शताब्दी में 1919 से लेकर 1967 में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना की प्रकाशन, और 1773 में J.A.B. वेन ब्यूटेहनेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद प्रारंभ। 1978 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई। ये कुछ प्रश्न हैं।